A very good morning students. Welcome to Ease with History class. आज हम आईसीसी सिविक्स चैप्टर फर्स्ट द यूनियन पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से है। सो आप लोग जितने लोग क्लास 10 में हैं और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और लोअर क्लासेस के भी जो बच्चे हैं 8, 9 उनके लिए भी कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स बेनिफिशियल रहेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द आता है फेडरलिज्म। क्या है ये? इसका मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। पावर को डिवाइड कर देना। किसके किसके बीच में डिवाइड करेंगे हम पावर? पावर डिवाइड करेंगे हम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये देखिए सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या होता है? इंडिया। हम जब भी सेंटर वर्ड बोलेंगे इसका मतलब है हम अपने देश को बोल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये स्टेट क्या है? स्टेट मतलब हर एक राज्य। यानी सोचिए प्रिंसिपल सर एक स्कूल है, एग्जाम्पल एक स्कूल है जहाँ प्रिंसिपल सर है सेंटर या प्रिंसिपल मैम जो है वो है सेंटर, और जो ये स्टेट है वो हो जाता है आपका टीचर्स। वो स्टेट टीचर्स बन जाते हैं। एज्यूम कर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जैसे कि प्रिंसिपल सर ने कुछ पावर्स अगर डिवाइड किए हैं टीचर्स को दिए हैं, वैसे ही कुछ पावर्स वो डिवाइड करके टीचर्स को देंगे और टीचर्स उस पावर को यूज करेंगे। ठीक है, सेंटर ने डिवाइड किया, कुछ पावर्स टीचर्स को दे दिया, भाई लीजिए आप एक काम कीजिए, आप नोटबुक्स बच्चों में बांट दीजिए। लेट्स से एन एज्यूम, ओके। तो ये सारे पावर्स हम बांट रहे हैं। तो सेंटर के पास इतना अधिकार है कि भाई मैं अपने कुछ पावर्स, सारे नहीं, कुछ पावर्स स्टेट्स को दे दूं। ठीक है, और स्टेट्स अपने हित के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ अच्छा काम करे, कुछ वेलफेयर करे। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिविजन ऑफ पावर लिखे, पावर को डिवाइड कर देना, बांट लेना। उसके बाद क्या है? इंडिया फॉलो करता है फेडरल। ये फेडरलिज्म वर्ड से आया है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। डिविजन ऑफ पावर, आपके पास पावर है, आपने उसको बांट दिया। घर पे आप मम्मा पापा दोनों से आप कंफर्टेबल हैं, पर पापा ने कुछ पावर्स मम्मा को दिए हैं, इसलिए कई बार आपको कहीं जाना है तो मम्मी के हाँ करने से भी चलता है। इट्स एन एग्जाम्पल। सो वैसे ही इंडिया फॉलो करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना और श्रीलंका, मैंने यहाँ नीचे उनके मैप्स भी लगा दिए हैं कि जो लोग मैप में अगर कंफर्टेबल हैं तो उनके लिए भी रहेगा। चाइना और श्रीलंका ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। मतलब ये फेडरल ऑपोजिट है यूनिटरी का। यानी ये किसी स्टेट के पास पावर नहीं दे रहे हैं, भाई इनके पास ही इनकी पावर है। ये डिवाइड नहीं करते। मैं सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। मतलब मैं ऐसे एक बना दे रही हूँ सर्वस्व, एक विक्ट्री का साइन बना देंगे। लेट्स फॉर द सेक कि भाई मैं ही सर्वस्व हूँ, ओके। लेकिन उसके अगले पॉइंट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करता है टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट। टू टीयर गवर्नमेंट क्या है भाई? टू टीयर क्या? अच्छा, सेंटर और स्टेट, जो हमने पहले भी देखा, पावर डिवाइड हो गई। कुछ दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद हमने देखा कि थर्ड टीयर भी आ गया है। यानी तीन तरह से हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं। अपने सेंटर के पास तो है, फिर हमने स्टेट को भी दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने गांव जाकर कुछ अपने पावर्स पंचायत को दिए, और कुछ शहरों में हमने म्युनिसिपैलिटीज को भी दे दिया। पंचायत सबको पता है, गांव में पंच लोग का एक समूह होगा, लेकिन अब तो खैर वो 5 नहीं रह गए। डिपेंड करता है आपके एरिया में पॉपुलेशन कितना है। सो वो 5 से 30 तक का रेंज में बैठता है। तो अगर किसी को अच्छे से आपने पढ़ा है पंचायत चैप्टर या लोअर क्लासेस में तो आपको पता होगा। म्युनिसिपैलिटीज आई होप कि आप सबको पता है, नहीं तो ब्रीफ में बता रही हूँ। म्युनिसिपैलिटीज आपका एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है। अगर आपके एरियाज में रोड अगर टूटे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है प्रॉपर, उसके लिए म्युनिसिपैलिटी काम करता है। तो ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है। यानी सेंटर ने अपने कुछ पावर स्टेट को दिए और कुछ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को दिया है, ताकि वो अपने हिसाब से अपने एरिया को अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये सेंट्रल जो मैंने लिखा है, यानी सेंटर को ही इंडिकेट कर रही हूँ। सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट से। ये तो बिल्कुल बात है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि मोदी जी यहाँ पर हैं, ये अगर मोदी जी यहाँ पर हैं और हम सोच लीजिए कि हमारे एक चीफ मिनिस्टर
सॉरी, सोचिए नवीन पटनायक सर यहाँ पर है, तो आपको अच्छे से पता है कि सेंटर जो होता है वो पावरफुल रहता है, ठीक है, वो पूरे इंडिया को चला रहा है, पूरी इंडिया को चलाया जा रहा है उनके द्वारा। तो ये हो गया हमारा फेडरलिज्म का पार्ट। हमेशा आप जब भी पढ़ें, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया है, रिवाइज जरूर करें। हम ब्रीफ से फटाफट से देख लेते हैं। फेडरलिज्म शब्द का मतलब है पावर को डिवाइड कर देना। आपके पास कुछ पावर है, अपने दूसरे को दे दिया, लेकिन अपने पास ज्यादा रखा। सोचिए आउट ऑफ 100% आपने अपने पास 70% रखा है, बाकी 30% बांटा है। किसमें बांटा है? CS, सेंटर स्टेट। क्या इसके अलावा और नहीं है? जी हाँ, एक नया भी आया है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को भी हमने थोड़े से पावर दिए हैं। तो क्या पूरे वर्ल्ड में फेडरल चल रहा है? जी नहीं, यूनिटरी भी है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? CS ही एग्जाम्पल है, चाइना और श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये आता है सभा। सभा देखिए, वैदिक टाइम से ही सभा चला आ रहा है। अगर किसी ने वैदिक पीरियड अच्छे से पढ़ा है तो वहां भी सभा थे, यानी असेंबलीज ना, सभा मतलब असेंबली। तो दो तरह की सभा हुआ करती थी पहले भी, सभा, समिति, ये सारे। चलिए यहाँ पे देखते हैं फिलहाल। सभा हाउसेस, ठीक है, घर, लेकिन ये हमारा घर नहीं। इंडिया के पास दो हाउसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के पास दो हाउसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, लोक, ये नाम को देखिए थोड़ा ध्यान से। लोक मतलब होता है लोगों की सभा। ठीक है, सब लोग आके बैठ रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं हम आगे देखेंगे। तो पहले तो देखिए कि जो लोकसभा है इसके कितने सदस्य हैं टोटल। यहाँ देखिए मैंने तस्वीर लगाई है, लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है, तो ये खैर पुरानी तस्वीर है, अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाली तस्वीर नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये लोकसभा में टोटल देखिए यहाँ पर 550 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में? 550। तो ये डिवाइड क्यों किया है मैंने? क्योंकि अगर आपको अच्छे से मालूम है कि इंडिया में अभी स्टेट्स जितने हैं उसमें से 530 लोग आएंगे, स्टेट से खड़े होंगे, और जो 20 लोग होंगे वो यूटी से खड़े होंगे, यानी यूनियन टेरिटरी। मैं इसको क्लियरली बताती हूँ, बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है। पहले तो ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 550, 552 नहीं, 552 नहीं। क्यों? क्योंकि 2020 में एक अमेंडमेंट के थ्रू 550 सीट हो गया है। तो वो 2 सीट कहाँ गया? 2 सीट एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ करता था, जिसको हटा दिया गया। तो लेटेस्ट क्या है? 550। ठीक है, इसमें से 530 स्टेट्स के लोग, जैसे कि एग्जाम्पल हम करते हैं अभी, हमारे राज्य से, सोचिए आपके राज्य से एक मंत्री जाके लोकसभा में बैठे हैं। ठीक है, सोचिए XYZ एक मंत्री हैं, वो लोकसभा में जाकर बैठे हैं, आपके राज्य से। सोचिए आप गुजरात से आते हैं, तो आपके राज्य से वो जाके वहां बैठे हैं। वैसे ही हर राज्य से कोई ना कोई जाकर वहां बैठेगा। तो अगर इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन यहाँ सीट्स तो उससे भी कहीं ज्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक राज्य से एक ही जन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, n नंबर ऑफ पीपल कैन कम एंड पार्टिसिपेट, एंड अगर वो जीत जाते हैं तो वो यहाँ पे बैठते हैं। तो हम फिर भी लोग क्यों बोल रहे हैं लोकसभा को? क्योंकि हम चुनते हैं। याद है आपको 2019 का इलेक्शन हुआ था, काफी लोगों ने जाके वोट किया होगा। जो छोटे हैं उनकी बात नहीं कर रही, 18 ईयर्स अब ने वोट किया होगा। यानी अगर आप उनको चुन रहे हैं, आप लोग हैं, आप चुन रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं उस सभा में, तो वो सभा का नाम है लोकसभा, आपके द्वारा चुना गया। ठीक है, आपके एरिया से आया हुआ। ठीक है, 530 मेंबर्स स्टेट से रहेंगे और जो 20 मेंबर्स होंगे वो यूटी से होंगे, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बहुत लोग का डाउट रहता है कि ये है क्या। राज्य तो समझ में आता है, तो आप लोग बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसके पहले भी वीडियोस में कुछ क्वेश्चन पूछी थी, बट आप जवाब नहीं दिए, सो सॉरी। मैं उसका आंसर भी कर दूंगी, बट अगर आप मुझे बताएंगे कोई भी कि यूटीज क्या होता है, और सिर्फ इसका फुल फॉर्म नहीं, इसको समझाते हुए, तो बहुत हद तक आप सिविक्स के कुछ पार्ट्स को क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन नहीं है, यही मैंने मेंशन किया, नो मोर प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियंस। याद रखिए 550 सीट है, किसी भी तरह से याद रखना है, 550, 5 into 10, 50, जैसे भी आपको याद हो जाए।
टर्म कितना, ये भी देखिए आसान है, इतने बार 5 हमने पढ़ लिया, ये भी 5 पढ़ लेंगे, 5 साल। आप अगर सोचिए आप एक पर्सन है ए, आप जाके बैठ रहे हैं लोकसभा में, तो आप 5 साल के लिए वहां बैठेंगे। 5 साल के बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा, आप जीत गए तो फिर बैठेंगे। तो क्या 5 साल के पहले लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर ये प्रेसिडेंट की मर्जी हो, लेकिन अकेले उनकी नहीं होगी ना, प्राइम मिनिस्टर सर की भी मर्जी होगी, यानी प्रेसिडेंट सर और प्राइम मिनिस्टर सर दोनों के मर्जी के साथ ये जो लोकसभा है ये टाइम के पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, वापस से इलेक्शन हो जाना, ठीक है ना, नया नया लोकसभा बनना। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा कि अभी का जो लोकसभा है वो कौन से नंबर का है, 15, 16, 17, 18, 20 या कौन सा? ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएंगे। बताने को मैं बता दूंगी, पर अब जब आप एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा जानकारी मिलेगी, इसीलिए। ठीक है, तो आई होप मैं क्लियर हूँ। 2 सभा 2 घर, लोक राज्य सभा, सभा कॉमन ले जाइए, लोक राज्य, लोक लोगों की सभा हम चुनकर ला रहे हैं। कितने मेंबर्स है भाई, याद रखिए 5 का टेबल, 550, 550, इसमें भी आसान है, 20 हटा दीजिए, 30 बच गए, 530, तो 530 स्टेट्स, ज्यादा नंबर है स्टेट से, कम नंबर है यूटी से। एंग्लो इंडियंस है, नहीं है, पहले थे, जी हाँ थे। कितना साल, 5 साल। डिसॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या सिर्फ अकेले उनके द्वारा, नहीं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आपको एक लोकसभा का सदस्य बनना है, सोचिए मुझे जाके वहां बैठना है, मुझे लोकसभा का सदस्य बनना है। अच्छा, मैं जो लोकसभा के सदस्य बोल रही हूँ तो इनको बोला क्या जाएगा? तो सबसे बेसिक बात मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट जो होता है वो 3 ग्रुप से मिलकर बनता है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और एक है हमारे प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट मैम। यानी अगर आप ये तीनों को मिलाएंगे तो आपका बनेगा पार्लियामेंट। याद रखिएगा, तीनों के साथ में मिलाकर ही बनेगा। अगर आप ये हाफ हटा देंगे, अगर आप प्रेसिडेंट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, तो ये नहीं बनेगा, आंसर विल बी अधूरा। ठीक है, मैं इतना ही लिख रही हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बैठते हो, आप लोकसभा में कंटेस्ट होकर वहां चुनेंगे, यहाँ बैठते हो तो यहाँ, या फिर आप यहाँ बैठते हो राज्यसभा, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको बुलाया जाएगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको बोलते हैं सांसद, हिंदी में इनको बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं फिर से बोल रही हूँ, एमपी फुल फॉर्म यही है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मैंने क्या कहा, कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, मिला के क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट। यहाँ जो बैठेगा उसको क्या बोलेंगे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद। अगर इनको सांसद बोलेंगे तो स्टेट में जो है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे विधायक। वो है ना, हमारे चाचा विधायक हैं, तो वो स्टेट को लेकर कह रहा है। ये है सांसद, और पार्लियामेंट को हिंदी में संसद। आपकी मात्रा हटा दीजिए। खैर, हिंदी इंग्लिश बाद में देख लेंगे, बट क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं अगर आप नहीं समझते, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कितनी बड़ी बात है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, आप लोकसभा में बैठ रहे हो, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो सीढ़ी है वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीढ़ी है आपका सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, आप इंडिया के एक निवासी हो, बहुत जरूरी है। बॉर्न, ब्रॉट अप, एवरीथिंग, वो सब हो। सिटीजनशिप के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मोर और लेस क्लास 10 के लिए इतना ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। 24 होने से चलेगा, नहीं चलेगा, 26 होने से चलेगा। इनफैक्ट 25 आप अटेन कर रहे हैं, यू आर रेडी, आप रेडी हो टू बिकम एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ पे, लोकसभा में बैठो, राज्यसभा में बैठो, लेकिन एज वाइज अलग अलग हो जाएगा। फिलहाल लोकसभा के बारे में ध्यान से सुनिए। सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों में कॉमन रहता है, लोक राज्य के लिए।
राज्यसभा बाद में पढ़ रहे हैं हम। फिलहाल लोकसभा में एज कितना चाहिए? 25 साल। आपका 25 ईयर्स होना ही चाहिए। और क्या है? आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। अभी आप जो वोट करने जाते हो या आपके पेरेंट्स जाते हैं तो उनका वोटर आईडी कार्ड होगा ना, और वो जहाँ वोट करने जा रहे हैं वहां नाम मिलाते होंगे ना, अच्छा आपका इस जगह पे पड़ा है, ये सेंटर है आपका। वो जो इलेक्टोरल रोल्स है जहाँ पे आपका नाम अंकित होगा, वहां पता होना चाहिए कि भाई आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो, मतलब आप एक एलिजिबल वोटर हो। आप वोट करने जा रहे हो, आपका एज 18 या उससे ज्यादा है, तभी आपका नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है। तो ये इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। फिर क्या होगा भाई? शुड नॉट बी इन डेट। आप बिल्कुल कर्जे में नहीं होने चाहिए। आपके पास फिनेंस यानी पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर मालूम है इलेक्शंस में बहुत खर्चे होते हैं, है ना, तो इसीलिए आप डेट यानी कि बिल्कुल भी आपका वो दिवाला नहीं निकलना होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट से दैट कि भाई मैं एक पॉइंट हटाकर ना बाकी सब क्वालिटीज को फुलफिल कर रहा हूँ, इधर कर रही हूँ, सो आई कैन गो। नो, यू कैन नॉट। नेक्स्ट, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है ये? मतलब आप ऑलरेडी कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हो, मतलब बहुत अच्छे आप लाइफ को लीड कर रहे हो, उसके बाद भी आपको एक दूसरा गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लोकसभा का मेंबर, एमपी तो एक सरकारी नौकरी है ना, तो ये ऑलरेडी आप होल्ड नहीं करने चाहिए। तो क्या करें? जॉब छोड़ दें? जी हाँ, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 6 महीने के अंदर में छोड़ना पड़ेगा। आपकी बुक में जैसा दिया वो पढ़िए, लेकिन ये नहीं होना है। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लैविश लाइफ नहीं लीड करना है, आपको सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल भी आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। आप एक इनोसेंट पीपल रहें, अपने ईमानदारी वाला लाइफ लीड करें, तभी आपको लोग देखकर चुनना चाहेंगे। क्रिमिनल को कोई नहीं चुनता। लास्ट, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। आप हेल्थ वाइज एकदम सही होने चाहिए। आप उतने माइंड के होने चाहिए, साउंड माइंड के, कि आप एक फैसला को अच्छे से ले सके, ताकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आप जो भी मिनिस्टर बने हो उसको फुलफिल कर सको। अगर आप एक अनसाउंड माइंड के पर्सन, अनसाउंड मतलब क्या होता है? जो दिमागी तौर से ठीक नहीं है, तो ऐसे पर्सन को आप कैसे एक पूरे इंडिया का एक प्रॉपर मिनिस्टरशिप, एक एरिया दे सकते हो? ये क्वालिफिकेशंस है। तो अगर आप इसमें से कुछ फुलफिल कर रहे हैं, क्लास 10 के अलावा अगर ये वीडियो कोई और देख रहा है जो अबव 25 है, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रोसीजर्स, अब लोकसभा में मैं आ गई तो सोचिए मैं एक मेंबर बन गई हूँ। अब यहाँ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कहते हैं उनको। क्या क्या होता है? तो पहले तो ये देख लीजिए, ये हमारी प्रेसिडेंट मैम है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू मैम। सेशंस क्या होता है? देखिए भैया, सेशंस क्या है? सेशंस होता है, फर्स्ट, प्रेसिडेंट समन्स या समन, प्रोनाउंसिएशन समन है। प्रेसिडेंट समन्स द मीटिंग इन द पार्लियामेंट। समन मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू कॉल, बुलाना। आओ आओ बुलाना नहीं, प्रेसिडेंट मीटिंग करवाते हैं। यानी प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है भाई कि वो ही डिसाइड करेंगे कि मीटिंग कब होना है। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि भाई मीटिंग को समन किया जाए, बुलाया जाए। ये सेशन है। और क्या है सेशन में? हाउस शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। पहले तो साल में 2 बार बिल्कुल मीटिंग होनी है, 2 बार। हाउस मतलब मैं लोकसभा के बारे में ही बात कर रही हूँ। 2 बार जरूर लोकसभा में मीटिंग होगा। गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने से कम के अंदर में मीटिंग हो। गैप ज्यादा ना हो, जैसे कि एक मीटिंग अगर 1 मार्च में हो गई, सोचिए दूसरी मीटिंग 6 महीने के अंदर में ही हो जाए। 12 महीना है ना टोटल। एक मीटिंग सोचिए मार्च में हो गई, तो दूसरी मीटिंग अगस्त में हो जाए, या उसके पहले अगर है तो हो जाए। यानी 6 महीने से कम के अंदर में हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मीटिंग है मार्च में, दूसरी मीटिंग जाएगी एकदम दिसंबर में, नहीं। लेस देन 6 मंथ्स लिखा है। ऐसा क्यों है? मीटिंग बाद में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है 3 तरह की मीटिंग्स के बारे में। सेशंस मतलब मीटिंग, यहाँ पर कौन सा है? 3 तरह का मीटिंग। याद रखिए, सेशंस का मतलब है मीटिंग कराना। ओके, मीटिंग। 3 सेशंस कौन से हैं? बजट, सबको पता होगा बजट कब आता है,
मॉनसून, विंटर, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। बजट दो तरह के आते हैं, एक यूनियन, एक रेलवे। तो ये जो बजट आते हैं ये फेब के एंड या बहुत हद तक मार्च फर्स्ट वीक आते हैं। ठीक, कुछ अगर साल में डिफरेंस हुआ है तो और बात है, मोस्टली फेब एंड तक आते हैं, मार्च फर्स्ट वीक तक देखा गया है अभी तक। तो ये फर्स्ट है कि बजट आने के पहले या आने के बाद का एक प्रॉपर मीटिंग कर देना, ये बजट सेशन होता है। मॉनसून, मॉनसून सेशन आपका ये जुलाई के टाइम पर होगा, ठीक है, कोई भी लॉ पास करना है, बिल से रिलेटेड है। विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर के अराउंड में, यानी ये जो 3 मीटिंग होगी ये 6 महीने के गैप्स के कम में होगी, यानी थोड़ा कम कम टाइम लगेगा, 6 महीना पूरा नहीं होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मीटिंग्स तो करनी है ना, 3 सेशंस बिल्कुल होगा, ठीक है। एक साल में 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगा, बहुत जरूरी है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो भाई यू हैव टू से इन द लोकसभा और एल्स इट कैन कम बजट, मॉनसून, विंटर। आप बीएमडब्ल्यू से याद कर लीजिए, इजी तरीका है। बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, बी एम किसी का नाम है तो भी हो सकता है। बीएमडब्ल्यू, बी से बजट, मॉनसून एंड विंटर। ओके, 3 सेशंस बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन कराता है? द्रौपदी मुर्मू मैम, यानी कि प्रेसिडेंट मैम कराती हैं। कितने टाइम में होता है? ट्वाइस ईयर, 2 बार बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल, एटलीस्ट लिखा है, 3 बार तो मिलना ही है, पर एटलीस्ट 2 बार मिलना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार कर दिए, टाइम नहीं है और ना, ऐसा नहीं है, 2 बार बिल्कुल मिलना है। बट 3 सेशंस कराने होते हैं, अगर हो गया 3 तो ठीक है, बट 2 बार तो करना ही करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रोसीजर है, और भी है। कोरम, कोरम देखिए सबसे आसान है, 1/10। अगर आपके सोचिए क्लास में 30 बच्चे हैं, एज्यूम कर रही हूँ मैं, क्लास में आपके अगर 30 बच्चे हैं तो उसका 1/10 कितना होगा? 3 बच्चे। अगर 3 बच्चे मौजूद हैं तो सोचिए टीचर मीटिंग स्टार्ट कर देगी, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मेंबर्स एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए वो 1/10 होता है। तो 1/10 अगर पूरे हाउस का जितने मेंबर्स है हाउस में, लोकसभा में, उसके 1/10 मेंबर्स जितने आएंगे, मैं एज्यूम कर रही हूँ अभी कि 100 आएंगे, मैं बस ये एज्यूम कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रह जाए। इतने मेंबर्स अगर आ गए भाई तो मैं स्टार्ट कर दूंगी मीटिंग, 1/10 मेंबर्स ऑफ द टोटल। उसके बाद क्या है? स्पीकर में एडजर्न। पहले तो ये वर्ड का मतलब मुझे जानना है कि एडजर्न क्या होता है। तो एडजर्न का मतलब है एक मीटिंग को रोक देना, तो क्या पूरा नहीं, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम। मैं अगर स्पीकर हूँ, मैं, मेरे पास ये राइट है कि मैं मीटिंग को थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ। 1/10 मेंबर आ गए, 100 लोग बैठे हैं, मुझे, मैं स्पीकर हूँ। याद रखिए लोकसभा का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, वो है स्पीकर। हम आगे पढ़ेंगे उस बारे में। स्पीकर, तो स्पीकर क्या करेगा? मीटिंग को रोकने का राइट रखता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए हो या पूरा उसे सस्पेंड करने के लिए हो, स्पीकर के पास ये पूरी राइट होती है, ठीक है। और तब ये राइट ज्यादा हो जाती है इम्पोर्टेंट अगर कोरम फुलफिल ना हो, यानी 1/10 मेंबर्स आए ही नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, मिनिमम लोग चाहिए थे वो नहीं मिले, तब मीटिंग नहीं होगी, कोई बिल्स डिसीजंस नहीं लिया जाएगा। याद रखिए अगर रिक्वायर्ड मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोरम का हम क्या डिफिनेशन लिखेंगे? सो यहाँ पे भी मैंने दे दिया है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग बिफोर इट्स डिसीजंस कैन बी बाइंडिंग और वैलिड। मिनिमम मेंबर्स चाहिए एक इम्पॉर्टेंट फैसले को लेने के लिए, फैसला अच्छा होना चाहिए, अच्छे से इकट्ठा होना चाहिए, सारे सबका मत होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ quorum of 11 members, there are only 10 of us। यहाँ पे एक फोटो देखकर बताया गया है, 10 of us मतलब वो काउंट कर रहा है 1/10 के हिसाब से। फिर यहाँ पे किसी ने बोला है क्या हम 20 मिनट और वेट कर लें, तो यस यस, ये फोटो को आप देखेंगे तो मोर और लेस क्या है,
कोरम क्या है? 1/10 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस मुझे चाहिए मिनिमम, ताकि मैं एक मीटिंग को स्टार्ट करूं। एडजर्न वर्ड का मतलब क्या है? मीटिंग को रोक देना, लेकिन थोड़े समय के लिए। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्या था? सेशंस। सेशंस कौन कराता है? प्रेसिडेंट मैम कराती है, प्रेसिडेंट सर कराएंगे। ठीक है, 3 तरह का सेशन क्या है? BMW, बजट, मॉनसून, विंटर। साल में 2 बार बिल्कुल होगा, एटलीस्ट पूरा ट्राई करके होगा। आप कोरम पे आ जाते हैं, 1/10 मेंबर्स, ठीक है, मीटिंग कराने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। चलिए आगे देखते हैं, और भी है क्या प्रोसीजर्स? जी हाँ है। क्वेश्चन आर। ओके, क्वेश्चन आर क्या है? फर्स्ट आवर ऑफ द मीटिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। पहला घंटा, जब पार्लियामेंट में आप जा रहे हो, आप फर्स्ट आवर, पहला घंटा जो आप बैठोगे जाकर सिटिंग इन द लोकसभा, ये क्वेश्चंस को डेडिकेटेड है। जैसे क्लास में होता है ना, टीचर आई और टीचर ने पूछा कि पिछले चैप्टर से कोई डाउट है, तो आप रेडी हो डाउट्स को लेकर, क्वेश्चंस पूछने को लेकर। तो ऐसे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो ना, कि फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग इन द लोकसभा, लोकसभा में जो पहला घंटा है दिन के शुरुआत का, वो क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। क्वेश्चंस हमेशा इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक से रिलेटेड होगा, यानी इंडिया के वेलफेयर के लिए बात की जाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इन पूरे मेंबर्स रेडी होंगे पूछने के लिए, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए होंगे, अपने घर से रिलेटेड नहीं होंगे। कितने तरह के क्वेश्चंस हैं? 3, याद रखिएगा, 3। SSU, जैसे भी शॉर्ट नोटिस, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, ये तो इजी है, स्टेयर्ड के आगे UN लगाना है, और शॉर्ट नोटिस तो आप शॉर्ट नोटिस पे कोई काम है जैसे भी याद कर लीजिए। स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, ये सब क्या है देखते हैं। शॉर्ट नोटिस क्या होता है? नाम में ही है, कुछ अर्जेंट मैटर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आर शॉर्टर देन 10 days टाइम, क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन उसके पहले कुछ कम समय लिया गया होगा। यानी जो 10 दिन का टाइम, पहले क्या होता था ना, 10 दिन का जो टाइम हुआ करता था, तो लोग ऐसे नोटिस देंगे कि मेरा ये सवाल है, मैं 10 दिन से दे रहा हूँ, 10 दिन पहले से, ये सवाल को जवाब मैं इस दिन में पूछूंगा, 10 days आफ्टर। पर ये शॉर्ट नोटिस वाला क्या होता है? आप 10 days के पहले नहीं दोगे नोटिस, आप 5 days, 6 days, 7 days के अराउंड में नोटिस दोगे। नोटिस क्यों देना होता है? आप कोई मैटर में जब आप चाहते हो, तो अपने पहले से लोकसभा में अर्जी डाली है कि मेरा ये सवाल है, इसका जवाब मुझे आज से 7 दिन के बाद चाहिए, बहुत अर्जेंट है ना, तो मुझे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 10 दिन वेट नहीं कर सकता, ये कर सकती 20 दिन, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 7 दिन का टाइम है या 5 days, तो मैं ये अर्जी डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, आई वॉन्ट दिस आंसर ऑन 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद। ये है शॉर्ट नोटिस। आई होप मैं क्लियर हूँ। आपको अर्जेंट चाहिए ना आंसर, तो आप 10 दिन का इंतजार नहीं करेंगे। पर 10 दिन ही क्यों? ऐसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लोग फॉलो करते हैं कि 10 days, कोई भी इंसान को थोड़ा सा समय लगेगा समझने के लिए कि भाई इसका आंसर क्या है, मैं इसके लिए क्या वर्क कर सकता हूँ। बट शॉर्ट नोटिस क्या है? इसके नाम में ही आंसर है, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप उसको उसी हिसाब से वहां पे दिखा रहे हो कि भाई आई डोंट हैव दैट मच टाइम। स्टीयर्ड क्या होते हैं? ओरल क्वेश्चंस। लोकसभा का फर्स्ट आवर आया, मेरी कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, मैंने पूछा, तो क्या मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? मतलब और भी मेरे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल मैं पूछूंगी, ओरल आंसर मिलेगा, इट्स ओके। मेरे ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट वो मेरे क्वेश्चंस हैं। अनस्टेयर्ड क्या होता है? देखिए, स्टेयर्ड का ऑपोजिट है। अब इसका ओरल है, उसका रिटर्न होगा, तो मैं रिटर्न में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो मुझे उसका आंसर मिलेगा। याद रखिए, रिटर्न, अनस्टेयर्ड, स्टेयर वर्ड का मतलब होता है देखना, मतलब एक आर को हटाकर स्टेयर वर्ड का मतलब है देखना। तो आप ऐसे सोचो, कोई आपको देख के ओरली आंसर कर रहा है, देखते हुए ओरल आंसर कर रहा है, लेकिन अन लग गया, मतलब वो देख नहीं रहा है, अब वो रिटर्न में दे रहा है। कोई आपको क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन लिख लिख कर दे रहा है। इसमें बैक टू बैक क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछना है। अनस्टेयर्ड में, स्टेयर्ड में देख रहे हैं ओरल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जा रहा है मेरा, मुझे जो जो पूछना है मैं पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन आवर है, ये 1 घंटा मिलता है जिसमें सारी चीजों का निपटारा होता है।
शॉर्ट नोटिस बस याद रखना है आपको, कम समय लेता है और कम समय पहले ही आप पर्ची देंगे अपनी अर्जी, जो आपका क्वेश्चन है, और उसके बाद उसका आंसर आपको मिलेगा। 10 दिन पहले की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एडजर्न वर्ड का मतलब क्या है, कि कुछ टाइम के लिए रोक देना, है ना, मीटिंग को। तो ये क्या है, पहले तो ये होता क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड और पास्ड इन पार्लियामेंट टू विड्रॉ अटेंशन, ठीक है, अटेंशन पाने के लिए इसको पास किया गया पार्लियामेंट में, एंड फोकस ऑन द ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द हाउस टू अ मैटर ऑफ क्रिटिकल पब्लिक कंसिडरेशन। बहुत हैवी वर्ड्स हैं, सिंपल मतलब इतना ही है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो, लेट्स अज्यूम आप क्लास में पढ़ा रहे हो, अचानक से कोई दूसरी मैम आती है, सर आते हैं, या प्रिंसिपल सर आते हैं, मैम आती हैं, आके आपको दूसरा मैटर कुछ एक अच्छे से इश्यू करते हैं, समझाते हैं, या जाके एक मीटिंग को रखते हैं। ये बहुत अर्जेंट था, तो आपने क्या किया, क्लास को बीच में पॉज किया और प्रीफेक्ट या मॉनिटर को बोला कि भाई you take the class for now, take means to manage, okay, manage the class for now, I'm coming within a while or some time। so ये क्या हुआ, adjourn किया आपने, थोड़ी देर के लिए रोक दिया क्लास को ना, ये एग्जाम्पल से बता रही हूँ। और आपने किस चीज पे फोकस किया, जो अभी पब्लिक क्रिटिकल पब्लिक कंसिडरेशन है, जो पब्लिक के लिए अभी इम्पोर्टेंट है। तो हाउस में अगर मीटिंग चल रही है कोई भी मुद्दे में, लेकिन अगर कोई अर्जेंट चीज आ जाती है, तो वो चीजों को रद्द करके इस अर्जेंट चीज को फोकस किया जाएगा, और ये सही भी तो है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स आप समझ लेंगे। नेचुरल डिजास्टर, सोचे कहीं पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जैसे अभी हुआ था ना नॉर्थ के तरफ में, ये आ गया। रेलवे एक्सीडेंट, ये भी तो हाल का ही न्यूज है। कम्युनल टेंशन, कोई ये में धर्मों में अगर लड़ाई, ये सब बोल कर तो नहीं आएगा ना, ये सडन आ रहे हैं। तो इसके लिए ये मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन। ये याद रखिए, ये पब्लिक कंसिडरेशन, पब्लिक के लिए है, लोगों के वेलफेयर के लिए है। तो बाकी चीजें तो चलेंगी ना, बट ये जो सडन आपदा आई है, ये तो नहीं रुकेगा। इसको कैसे हल करेंगे, इसलिए ये मोशन जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैठकर इन बातों पे डिस्कस किया जाता है कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए, अब जब चीजें बिगड़ चुकी है। तो ये कुछ 1 आवर रहेगा इस चीज के लिए, इन डिस्कशंस के ऊपर, ठीक है। याद रखिए, एडजर्नमेंट वर्ड को ही याद रख लेंगे तो आपका आंसर आधा क्लियर हो जाएगा। कुछ समय के लिए मीटिंग को रोक देना, और आप ऐसे याद रखेंगे, मैं कब मीटिंग को रोक सकता हूँ या सकती हूँ, अनलेस अंटिल कुछ अर्जेंट आया हो तब, और अर्जेंसी में क्या हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पहले तो कॉन्फिडेंस वर्ड का मतलब होता है हिम्मत, ताकत। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है, अकेले में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे साथ और 12-15 लोग हैं या मेरे ही दोस्त हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस है, आई एम नॉट अलोन। सेम वैसे यहाँ पर है, किस तरह से देखते हैं। सबको पता है अभी कि हमारी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, सब जानते हैं। और ऑपोजिशन पार्टी कौन है, ऑपोजिशन कौन होता है, ऑपोजिशन वो होते हैं जो रूल नहीं कर रहे होते, इनके ऑपोजिट ना, जो रूल नहीं करते हैं, कांग्रेस, कांग्रेस तो रूल नहीं कर रहे हैं, बीजेपी इज द रूलिंग वन। तो ये मोशन क्या कहता है, याद रखिए, इसके आगे नो लिखा हुआ है। मैंने कॉन्फिडेंस का मतलब क्या बताया, इकट्ठे चल रहे हैं सब, ताकत है उनमें, सब साथ है तो ताकत है, चल रहे हैं, लेकिन नो लगा है आगे, तो क्या साथ नहीं है, देखते हैं। ये मोशन कहता है कि अगर रूलिंग पार्टी फेल्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रूलिंग पार्टी है, मैंने बोला रूलिंग पार्टी कौन है, जो रूल कर रहा है, कौन रूल कर रहा है इंडिया को, मोदी जी, बीजेपी की सरकार। तो अगर रूलिंग पार्टी फेल हो जाती है किस चीज में, अपने मेजॉरिटी को, अपना बहुमत कहाँ पे, लोकसभा में देने के लिए, आफ्टर द पासिंग ऑफ द मोशन इट मस्ट रिजाइन। यानी सोचिए, अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट है जिसने कुछ ब्राइब लिया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ गलत किया है या बहुत सारी चीजों का घपला किया है, बहुत पैसे अगर उन्होंने ये किए हैं, रख लिए अपने पास इलीगल तरीके से, और किसी एक ऑपोजिशन पार्टी को ये पता चल गया है,
ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, पता चल गया है। तो बहुत से तरीके से एविडेंस निकालकर अगर उस सभा में, लोकसभा में पूरे प्लानिंग के साथ, प्रूफ के साथ रखा जाता है कि भाई दिस टाइम बीजेपी इज नॉट राइट, उन्होंने बहुत क्राइम किया है, दीज आर द एविडेंसेस, तो इस हिसाब से अगर वो एविडेंस प्रूव हो जाता है सो लोग वोट करेंगे कि ये यस या नो, यानी ये सही है कि गलत है। तो अगर ऐसे प्रूव में बीजेपी गिल्टी हो जाती है, यानी बीजेपी को पता चल जाता है, लोग जान जाते हैं कि बीजेपी गिल्टी है, वोट करते हैं उनके अगेंस्ट में, और इस वोटिंग में अगर बीजेपी लूज कर जाती है, यानी उनका कॉन्फिडेंस खो जाता है, नो कॉन्फिडेंस, तो खोने के बाद टोटल बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं सब एक साथ रिजाइन करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर बीजेपी का एक सदस्य गलत किया था तो क्या सारे जाएंगे? बिल्कुल सारे जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन सबको लेकर डूबेगा। इट्स नॉट कि ओनली वन पर्सन बी लायबल, एवरीबडी हैज टू रिजाइन, सबको एक को जाना है। मैं फिर से अगर बता दूं, अगर किसी एक ने भी गलत किया है और एक वोटिंग सिस्टम होगा लोकसभा के अंदर, अगर प्रूव हो गया कि बीजेपी रॉन्ग है, वोट करते करते एविडेंस के तौर पर लोग जाके वोट कर रहे हैं कि ओके ही इज रॉन्ग, मेरा भी वोट लो, मेरा भी वोट लो, अगर ऐसे कर रहे हैं, अगर बीजेपी फेल हो गया तो सब के सब रिजाइन करेंगे। अगर कोई न्यूज फॉलो करते हैं तो कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था, राहुल गांधी ने भी मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ लोकसभा में बोला था, बट वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि मोदी जी इज राइट, सो वो वहां पे राहुल गांधी जी फेल्ड। सो इफ यू रिमेम्बर, इफ यू वॉच न्यूज देन इट्स गुड, नहीं है तो भी ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया रखना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द लोकसभा। वही जैसा मैंने आपको बताया, सबके सब जाएंगे। फॉर द मोशन टू बी ग्रांटेड 50 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा शुड सपोर्ट द मोशन। 50 मेंबर्स तो बिल्कुल आएंगे, ऐसा नहीं है कि 2 लोग आके वोट करें, नहीं नहीं, एटलीस्ट लिखा हुआ है। वैसे तो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, सब चाहते हैं ना पता करना कि एग्जैक्टली क्या बात है। और अभी बीजेपी हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह रूल कर रही है, तो उनका गिरना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस के साथ होगा ना। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट्स दिया है कि फर्स्ट कभी नो कॉन्फिडेंस हुआ था क्या, तो भाई देखिए 1963 में हुआ था, ओके, उसमें से 26 सो फार। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है, ठीक है। जुलाई 1993 में भी हुआ था, नरसिम्हा राव सर के, पीवी नरसिम्हा राव सर, उनके टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ है, ये सबसे डिफरेंट है। ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सर, इन्होंने, इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिर्फ 1 वोट से वो हारे थे। यानी सोचिए कि अगर 100 वोट चाहिए मुझे जीतने के लिए ताकि मैं लोकसभा में रहूं, ओके, मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, उसमें से सिर्फ 99 वोट्स मुझे मिल पाए थे, मतलब 1 वोट मुझे नहीं मिला। तो बीजेपी की सरकार यानी वाजपेयी सर पूरे अपने बटालियन यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ हट गए थे, ठीक है, 1999 की बात कर रही हूँ। 2003 में लेकिन वापस से वो आ गए थे, ठीक है, मतलब ही वोन द कॉन्फिडेंस वोट। सो लिख सकते एग्जाम, सभा का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है स्पीकर। जैसे क्लास में क्लास टीचर, स्कूल में प्रिंसिपल सर या मैम, वैसे ही एक लोकसभा सभा को चलाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है स्पीकर। सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य स्पीकर, ये याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। लोकसभा में स्पीकर होते हैं LS, लोकसभा स्पीकर LS, ये याद रखना है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ LS, क्योंकि राज्यसभा में स्पीकर नहीं है, राज्यसभा में चेयरमैन है। ये तो पहले कंफ्यूजन अपना दूर रखेंगे आप। लोकसभा स्पीकर LS। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइड करता है, जो मीटिंग कराता है, जो बैठता है, जो लोगों को समझाता है, देखता है, सुनता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेन पर्सन ऑफ द हाउस, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का सबसे बड़ा अथॉरिटी है भाई इनके पास। तो स्पीकर LS, लोकसभा स्पीकर। 3 तस्वीर क्यों है? अभी तो ये है ओम बिरला सर, ये कौन है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे कि ये कौन है। स्पीकर में ही मैंने इनकी तस्वीर क्यों डाली है।
ये मैं बता देती हूँ, ये हमारी फर्स्ट विमेन स्पीकर है मीरा कुमार, फर्स्ट विमेन फीमेल स्पीकर मीरा कुमार। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कौन है। ये अभी है हमारे ओम बिरला सर। ठीक है, अभी के स्पीकर ओम बिरला सर। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शंस, इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जो स्पीकर होगा वो कैसे चुना जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप क्लास में मॉनिटर को चुनते हैं ना। सोचिए आप क्लास में बैठे हैं, 30 पीपल आर देयर, 30 लोग हैं, उसमें से आपने एक को मॉनिटर चुना है। ठीक है, वैसे ही लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से किसी एक को हम स्पीकर चुनते हैं, किसी एक को स्पीकर चुनते हैं। ओके, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, इलेक्टेड फ्रॉम लिखा है, अमंग अपने में से चुने जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, एक वोटिंग सिस्टम होगा कि भाई अगर 20 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 20 लोग हैं तो 11 लोग भी अगर इसको वोट कर दिए तो दिस पर्सन विल बिकम द स्पीकर। एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंपल मेजोरिटी लिखा है। देखिए मेजोरिटी 2-3 तरह का होता है, एब्सोल्यूट, सिंपल, तो उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। अब बस इतना सोचिए कि मिनिमम लोग 50% सोच के चलिए कि वोट करना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। ओके, मुझे अपने लोगों ने ही चुना है, सिंपल मेजोरिटी से, खत्म। लोकसभा का सदस्य अगर आप हैं, आप चुन रहे हैं अपने स्पीकर को, बाहर से नहीं लाना है उसको, राज्यसभा से नहीं लाना है, कोई नहीं बनेगा, अपने ही लोगों में से चुने जाएंगे। अगला क्या है, स्पीकर डज नॉट वेकेट, वेकेट मतलब होता है खाली करना। स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज सीट, कब वो सीट खाली नहीं करते, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व क्या होता है, कोई आपदा आ गई, कोई अर्जेंसी आ गया, कोई दिक्कत आ गई, लोकसभा टाइम के पहले 5 साल के पहले खत्म हो गया, नेक्स्ट लोकसभा स्टार्ट हो गया, तो नया स्पीकर आएगा ना। जब तक नया स्पीकर नहीं आता नए मिनिस्टर्स के साथ, तब तक ये पुराने स्पीकर ही हमारे स्पीकर रहेंगे। सोचिए अभी ओम बिरला सर हैं और ये लोकसभा एंड हो गई 5 इयर्स के पहले, 24 में तो 5th ईयर हो जाएगा, खत्म हो जाता है अभी 23 में, और दूसरे कोई स्पीकर आने वाले हैं, लेकिन नहीं आएंगे। जब सब नए लोग आएंगे, नया स्पीकर आएगा, तब ओम बिरला सर अपना सीट छोड़ेंगे और नए पर्सन को बोलेंगे आइए आप इस सीट पर बैठिए। जब तक कोई नया पर्सन नहीं आएगा, ओम बिरला सर उसी सीट पर बैठे रहेंगे। याद रखिए, स्पीकर अपना सीट नहीं छोड़ता जब तक कोई नया पर्सन एज अ स्पीकर ना आए। फिर क्या है, 5 इयर्स टर्म, बहुत जरूरी। स्पीकर कितने साल तक रहेंगे, 5 साल तक। लोकसभा के सदस्य 5 इयर्स, याद रखिए 5। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन हो सकता है, इनको चुन सकते हैं, बिल्कुल चुन सकते हैं। ओम बिरला सर, इनको दोबारा भी चुना जा सकता है, इनके लोगों को लगा ये बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हाउस को संभाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर इनको बनाएंगे, एलिजिबल हैं, बन सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप सिविक्स में पढ़ेंगे बहुत से पोस्ट एलिजिबल नहीं होते हैं पर्सन, इसीलिए। उसके बाद क्या है, क्या वो खुद से रिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ काम है, कुछ भी, तो इस हिसाब से जो ओम बिरला सर हैं या जो स्पीकर हैं वो अपने आप रिजाइन कर देंगे अपने चॉइस से, और अपना जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है, वो किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर के आगे डेप्यूटी लगाइए, बिल्कुल आप यहाँ प्रेसिडेंट और कुछ और नहीं लिखेंगे क्योंकि वो है भी नहीं, आप स्पीकर के आगे डेप्यूटी लगाएंगे, खत्म। मतलब मैंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया, मेरे नाम के आगे में डेप्यूटी लगा है उनको दिया, याद रखना है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं प्रेसिडेंट को ही दिए होंगे, नहीं, डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं अपना इस्तीफा। क्या ये लोगों के द्वारा भी रिमूव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ क्राइम किया, मैल प्रैक्टिस किया, ब्राइब लिया, लोग इनको हटा देंगे। तो ब्रीफ सी बातें याद रखनी है, रिवाइज करनी है, अपने लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, तब तक सीट खाली नहीं करेंगे जब तक नया स्पीकर ना आ जाए, 5 साल तक रहेंगे, दोबारा इलेक्शन होने का चांस बिल्कुल रहता है।
अपना इस्तीफा डिप्यूटी स्पीकर को देंगे, रिमूव किए जा सकते हैं लोकसभा से अगर इनका कोई मिसबिहेवियर रहा तो। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द हाउस, क्या है फंक्शंस? अब लोकसभा में क्या क्या काम होता है फटाफट से देख लेते हैं। रिसीव्स पिटीशंस, पिटीशंस अर्जी, फाइल्स, बिल्स, कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन है तो ये सभा उसको रिसीव करती है पहले, बाद में पढ़ेगी, देखेगी, समझेगी, एक्ट करेगी। तो पहले पिटीशंस को लिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेट किया जाएगा कि भाई और क्या क्या करना है, कोई मैटर है उसके ऊपर क्या क्या करना है। रेगुलेट करेगा कि कितने विजिटर्स, कितने लोग हैं, आना जाना, ये सबका ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी इज नॉट अलाउड, आपको यहाँ पे पिटीशन पे भी ध्यान देना है, मुझे क्वेश्चन आवर पे भी ध्यान देना है, मेरे पास बहुत काम है। इस बीच एडजर्नमेंट मोशन आ गया, अचानक से मुझे मीटिंग रोकनी पड़ेगी, इट्स नॉट इजी। सो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है कि पहले मैं पिटीशंस लूंगी, मैं कम्युनिकेट करूंगी, बातचीत करूंगी लोगों से, विजिटर्स का आना, एडमिशन उनका एडमिट करना, वो आ रहे हैं, रेगुलेट करना पड़ेगा, सब ना आए, लिमिट वाइज आए, फैसला लेना है मुझे बहुत सारा। नेक्स्ट, मुझे रिकॉर्ड्स रखना है। आप कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो एक होगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऑफिस होगा, ऑफिस के नाम से ही होगा, वहाँ रिकॉर्ड्स होते हैं। स्कूल में भी होता है ना, सब बच्चों के रिकॉर्ड्स होंगे, तो हाउस में भी तो रखना पड़ेगा ना, मिनिस्टर्स का पूरा रिकॉर्ड्स होगा वहां पर। कोई और अगर पर्सन है, किसने पिटीशन डाली है, उसका पिटीशन पहले भी आया है क्या, वो सब भी तो होगा। अभी तक कितने प्रोसीडिंग्स हुए हैं, कितनी मीटिंग्स किए गए हैं, एक ही मुद्दा पर हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर में आती है। पिटीशन, आप एज्यूम करो अपने सामने एक ऑफिस एज्यूम करो, पिटीशन लेते हुए एज्यूम करो, क्या पिटीशन ले रहे हो, पहला पॉइंट, कम्युनिकेट, बातचीत कर रहे हो, विजिटर्स का आने पे रोक लगा रहे हो, फैसले ले रहे हो, प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो अपने पास, ऐसे एज्यूम करने से हो जाएगा। अगला फंक्शन क्या, डिसिप्लिनरी। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब है थोड़ा डिसिप्लिन में, ठीक है। जैसे अब ये पूरी इंडिया की सभा है, इसको तो डिसिप्लिन में होना ही है, तो स्पीकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर डिसेंट वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड्स यूज हो रही है हाउस में तो यू कैन नॉट यूज हार्श वर्ड्स, बैड लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। आपको आपके वर्ड्स बहुत डिसेंट सोबर होने चाहिए, याद रखना है। मेंबर्स के द्वारा नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा। सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हाउस के अंदर। कभी आपने देखा है ना लोकसभा का कोई क्लिपिंग भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि किस तरह से वहां पे लड़ाइयाँ भी होती है, चेयर बेंच भी टूटते हैं, तो वो ऑर्डर मेंटेन करना स्पीकर का काम है। डिसिप्लिनरी के अंदर में आता है, ये वर्ड आती है सोचना, डिसिप्लिन वर्ड्स, मुझे अपने वर्ड्स डिसेंट रखने हैं, ऑर्डर मेंटेन करना है पूरे अपने हाउस का। उसके बाद क्या है, ही मे सस्पेंड अ मेंबर इफ ही और शी डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर। अगर वो अपने चेयर का या स्पीकर के चेयर का, यानी किसी की भी कुर्सी का, वो अपना ही क्यों ना हो, उसको अगर डिसरिगार्ड कर रहा है, उसको अगर डिसऑनर कर रहा है, कुछ गलत बिहेवियर कर रहा है, कुछ डिसरेस्पेक्ट शो कर रहा है, तो उसको भाई सस्पेंड कर दूंगा मैं या कर दूंगी, वो सस्पेंड होगा, ठीक है। मैं लिखा है मतलब फुल चांस है उनका सस्पेंड होने का। ये डिसिप्लिन के अंदर में आ रहा है। आप सोचो, आप क्लास में भी अगर ऐसा करते हो तो एज्यूम करो। ही अलाउज टाइम फॉर द डिस्कशन, डिसाइड्स हु शैल हैव द फ्लोर, यानी कि पूरा समय देते हैं सबको सोच समझने का, डिस्कशन करने का, बात करने का, फैसला लेने का, डिसाइड करने का, और उसके बाद देखने का भाई कौन पहले बोलेगा अपना बात, किसके पास फ्लोर जाएगा। फ्लोर मतलब नहीं है ये, इस तरह से बोला गया है कि किसकी बात पहले सुनी जाएगी, ओके, कौन डायस को संभालेगा। ये देखिए सब डिसिप्लिन में चल रहा है। उसके बाद क्या, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, मीटिंग्स कराना ऑफकोर्स इनका ही बात है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमने शुरू में पढ़ा था, मीटिंग कराते हैं ये, ठीक है, बहुत जरूरी है। He decides whether a matter is contempt of house, ये डिसाइड करेंगे कि जो भी मुद्दा हो रहा है हाउस के अंदर, अगर वो हाउस को कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, अगर वो हाउस का कोई अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब डिसरेस्पेक्ट कर रहा है पूरे हाउस को, तो वो मैटर को अलग तरह से सॉल्व करना है या उस मैटर को रद्द करना है अगर वो जरूरी नहीं है। तो ये सब डिसिप्लिन में आएगा।
आप समझ रहे होंगे ना, ओवरऑल बहुत ही अच्छे से चीजों को मेंटेन किया जाता है, ज्यादा नहीं है। और पार्लियामेंट्री कमिटी भी एक फंक्शन में आता है उनका। सो बस और 5 मिनट हार्डली। पहले तो स्पीकर जो हमारे होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कुछ कमिटीज के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है, बस आप ध्यान में रखिए कि वो चेयरमैन होते हैं कुछ कमिटीज के। कमिटीज का नाम नहीं दिया था, आपके सिलेबस में था नहीं, सो आई डिड नॉट इंक्लूड। बहुत सारे कमिटीज हैं, उसके ये चेयरमैन होते हैं। ठीक है, कौन, स्पीकर, याद रखना है। चेयरमैन वर्ड से राज्यसभा से रिलेट नहीं करना है, बस याद रखना है जो कमिटीज होंगे उसके स्पीकर हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, बस। ये और क्या काम करते हैं, ये कमिटीज, सब कमिटीज के ये तो रहते हैं, चेयरमैन तो रहते हैं एक साथ, लेकिन जो पर्टिकुलर एक एक कमिटी रहता है, एक एक कमिटी अगर है उसके वो जो एक एक चेयरमैन उसको चुनते हैं। सोचिए कि मैं पूरे स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, लेट्स अज्यूम फॉर नाउ मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ पूरे स्कूल की, लेकिन जो एक एक क्लास है उनके क्लास टीचर्स अलग है ना, तो मैंने उन क्लास टीचर्स को रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे कमिटीज के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो है जितने भी कमिटीज हैं, लेकिन एक एक कमिटी का जो हेड होता है, एक एक ईच, वो उसके चेयरमैन को ये चुनेंगे। जैसे मैं प्रिंसिपल बनकर एक एक टीचर को चुनूंगी, वैसे ही ये क्या करेंगे, एक एक कमेटी के चेयरमैन को चुन के वहां बैठाएंगे, लेकिन नाम क्या रहेगा कि मैं ही हूँ हेड। वो और बात है कि मैंने एक एक को चुन के रखा है, और ये सारे डायरेक्शंस देंगे चेयरमैन को। जैसे स्कूल में होता है ना, प्रिंसिपल मैम या सर टीचर्स को डायरेक्शंस देते हैं, तो टीचर्स जाके बच्चों को डायरेक्शंस देते हैं, ये चेन है। वैसे ही वो सबके हेड है, उसके बाद वो एक एक को चुने हैं वो, उसके बाद वो उनको डायरेक्शंस देने की भी आपको क्या करना है, कोई भी जो कमेटी का हेड है। ओके, इसको ज्यादा दिक्कत में नहीं रख के हल्के में समझ लीजिए, और एग्जाम में आएगा तो लिखना है। चेयरमैन, कमिटीज हेड, स्कूल प्रिंसिपल करके आप रिलेट करके लिखेंगे, आसान रहेगा। आगे देखते हैं मिसलेनियस फंक्शंस क्या है, ये लास्ट है। मिसलेनियस मतलब और भी कुछ अगर रह गया तो भाई क्या है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशंस। ठीक है, ये जॉइंट सेशंस हम राज्यसभा में बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि मीटिंग्स, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर। तो जॉइंट सेशन आए या आपका नॉर्मल सेशन आए पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी एक्चुअली, तो ये कौन करा रहा है, स्पीकर। स्पीकर याद रखना है, LS। लोकसभा में हेड कौन है, स्पीकर। L फॉर लोकसभा, S फॉर स्पीकर, याद रखिए। उसके बाद नॉमिनेट्स द पर्सनल फॉर डेलीगेशंस टू वेरियस कंट्रीज। पहले तो ये जो वर्ड है पर्सनल, ये आपका पर्सनल वाला नहीं है। पर्सनल का मतलब होता है पीपल, लोग। मेरे पास लोग हैं, मेरे पास पर्सनल है। तो ये नॉमिनेट करते हैं कौन, स्पीकर। किनको नॉमिनेट करते हैं, पर्सनल को। किस लिए नॉमिनेट करते हैं, डेलीगेशंस, मतलब डेलीगेट्स के रूप में। अगर आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, आप एक MP हैं, कोई एक पोस्ट में है, तो आपको मैं डेलीगेट बोलूंगी वहां पर कि ये इंडिया से एक डेलीगेट आए हैं, तो दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं। मतलब भेजने का काम, चुनने का काम ये स्पीकर का है। प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। ओके, जो इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस होंगे उनको प्रिसाइड करना, कितना इंपॉर्टेंट सारा काम है देखिए। तो ओवरऑल क्या है कि ये सारी चीजें स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। लोकसभा में स्पीकर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है। हाँ, लास्ट में मैंने ये वर्ल्ड मैप डाल दिया था, जस्ट अगर किसी को ज्योग्राफी भी साइमल्टेनियसली देखना है तो बस इसमें थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं एक चीज, क्योंकि आज मैंने 2-3 कंट्रीज का जिक्र किया है। एक तो ये देखिए चाइना है, ठीक है, जिसके बारे में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ है। इंडिया देखिए यहाँ है। ये है श्रीलंका, जो दूसरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज को सोचिए, इंडिया से कोई गया है यहाँ पर, अमेरिका, तो ये वहाँ का डेलीगेट हो जाएगा वहाँ पे जाने के बाद। तो हमेशा अगर आप इनकेस ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भी आपको मैप पूरा जहन में रहना चाहिए। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सो अभी के लिए इतना ही। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद जो चैप्टर है, मैं ये सोच रही हूँ कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, SSC क्लास 10
उसको लेकर आऊँगी। इस बीच में अगर किसी और का कोई एग्जाम है, कोई ऐसा बहुत अर्जेंट में चैप्टर चाहिए, तो काइंडली लेट मी नो। ठीक है, तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखें, एंड नेवर एवर लूज होप, एंड देयर इज ऑलवेज अ वे। टेक केयर, बाय बाय।